एवरीवन, तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का बैंकिंग, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है कमर्शियल बैंक्स। ये हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम की प्राइमरी यूनिट है और इनका मेन एम होता है प्रॉफिट्स को अर्न करना। ये बैंक्स जो होते हैं डिपॉजिट्स हमारे एक्सेप्ट करते हैं और हमको लोन्स प्रोवाइड करते हैं। कई सारे कमर्शियल बैंक्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि SBI है, पंजाब नेशनल बैंक है और कैनरा बैंक है। अब कमर्शियल बैंक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो मेन दो फंक्शंस हैं इसके। एक प्राइमरी फंक्शंस जिसमें ये डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और उसमें डिपॉजिट्स 3 टाइप के होते हैं, और जो दूसरा इसका फंक्शन है वो है एडवांसिंग लोन्स। तो जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है पहला फंक्शन है, तो उसके अंदर 3 टाइप के डिपॉजिट्स आते हैं। सबसे पहला करंट अकाउंट डिपॉजिट। ये वो डिपॉजिट्स होते हैं कि जब हमें वापस पैसे चाहिए होता है तो बैंक हमें वो दे देता है। इसको बेसिकली बिजनेसमैन मेंटेन करते हैं अपने प्रॉफिट्स के लिए। कभी भी उनको ट्रांजैक्शंस वगैरह करनी है तो वो कर लेते हैं, और इस पे बैंक्स इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज नहीं करता, वो सर्विस चार्जेस को इम्पोज करता है। फिर अगला आता है फिक्स डिपॉजिट। इसमें हम एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए अपने पैसे को जमा करवाते हैं और इसमें चेक की फैसिलिटीज़ नहीं होती, और डिपॉजिट्स इसमें काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पे होते हैं। हमें करंट अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट के बीच में डिफरेंस भी आ सकता है। तो करंट अकाउंट में चेक फैसिलिटीज़ हैं, जबकि फिक्स्ड डिपॉजिट में नहीं है। करंट में इंटरेस्ट रेट नहीं होता, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट में हमारा जो टाइम पीरियड है उस हिसाब से हमारे ऊपर इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। करंट अकाउंट में हम कभी भी अपने पैसों को विड्रॉ करवा सकते हैं, पर फिक्स्ड डिपॉजिट में हम सबसे पहले पैसों को डिपॉजिट कराते हैं और सेकेंड टाइम हम उसको विड्रॉ कराते हैं। बार बार हम उसको ट्रांजैक्शन जो होती है उसकी नहीं कर सकते। फिर थर्ड उसका आता है सेविंग डिपॉजिट। इसमें करंट अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट दोनों के फीचर्स हैं। इसमें चेक की फैसिलिटी मिलती है ट्रांजैक्शन करने के टाइम पे, पर समटाइम्स रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज हो सकते हैं। इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट में जितना इंटरेस्ट लगता है उतना इसमें इंटरेस्ट नहीं लगता है। अब जो सेकेंड इसका फंक्शन है वो है एडवांसिंग लोन्स। तो जब हम पैसे अपने डिपॉजिट करवाते हैं तो वो पैसे से वहाँ पे ऐसे आइडल नहीं रहते, वो सिर्फ ऐसे वहाँ रखे नहीं रहते। उस कुछ पैसों को अपने पास, उसमें से जो भी हम पैसे जमा करवाते हैं उसमें से कुछ पैसों को एज अ रिजर्व बैंक अपने पास रखने के बाद जो बचे हुए पैसे होते हैं वो लोन के फॉर्म में जब किसको चाहिए होता है तो वो दे देता है। तो इसको हम एडवांसिंग लोन्स करना कहते हैं। अब हमारा आता है मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। इसका मतलब है कि बैंक्स, जो सेंट्रल बैंक्स है, ये इनके पास एक सोल एम होता है कि वो किस तरीके से अपना प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, तो वो मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन से ही अपने पैसों को अर्न करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, जो हमने 10,000 रुपीज़ बैंक में जमा करवाए हैं, तो अब कैश रिजर्व मतलब बैंक अपने पास कितने पैसे जो है वो रख सकता है, और लोन्स कितने पैसे वो लोन के फॉर्म में दे देता है। फॉर एग्जाम्पल 20% LRR सेंट्रल बैंक ने सेट कर दिया है, तो 10,000 का 20% हिस्सा कमर्शियल बैंक अपने पास एज अ रिजर्व रख सकता है, और बाकी बचे हुए पैसे वो लोन के फॉर्म में दे देगा। तो 10,000 का 20% हुआ 2,000, जो कि बैंक अपने पास रखेगा, और 8,000 लोन में दे देगा। फिर 8,000 वापस किसी ने बैंक में जमा कराया, अब उसके 20% कैश रिजर्व रख लिया और फिर बचे हुए पैसे लोन में दे दिया। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो चलता है, और लास्ट में हमने देखा कि इनिशियल डिपॉजिट 50,000 बन जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या पता लगता है कि जो टोटल डिपॉजिट जो लास्ट में आता है वो लास्ट में 5 टाइम्स बढ़ गया है इनिशियल डिपॉजिट के, तो इसको मनी मल्टीप्लायर बोला जाता है। मनी मल्टीप्लायर का मतलब कि कितना टोटल डिपॉजिट इंक्रीज हुआ है इनिशियल डिपॉजिट से, और ये लीगल रिजर्व रेशियो से इन्वर्सली रिलेटेड होता है। तो ये मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है यहाँ पे 1/LRR। तो यहाँ पे LRR 20% है, जिसको हम 0.2 भी कह सकते हैं। तो मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट हो गया 5। इसका मतलब है हर एक यूनिट जो बैंक अपने पास रख रहा है तो उसकी हेल्प से वो 5 यूनिट्स और ज़्यादा क्रिएट कर पा रहा है। तो जितनी ज़्यादा LRR होगा मनी मल्टीप्लायर उतना ही कम हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक।
तो सेंट्रल बैंक का फंक्शन होता है सबसे पहले करेंसी अथॉरिटी। ये जो हमारी करेंसी में जो नोट्स जो प्रिंट होते हैं, ये सेंट्रल बैंक जो है वो प्रिंट करता है। उसके पास एक सोल अथॉरिटी है और कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी पर्सन नोट्स को प्रिंट नहीं कर सकता है एक्सेप्ट 1 रुपी का नोट और कॉइन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो इशू करती है। इसके एडवांटेजेस भी हैं क्योंकि ये कंट्री में यूनिफॉर्मिटी लाता है नोट सर्कुलेशन में, कि एक ही इंस्टीट्यूशन से प्रिंट हो रहा है तो ये काफ़ी यूनिफॉर्म सिस्टम चलता है। सेंट्रल बैंक के पास पावर रहती है कि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करे। गवर्नमेंट के पास भी सुपरविजन होती है कि वो सेंट्रल बैंक्स को कंट्रोल करे। पब्लिक का फेथ करेंसी सिस्टम में बना रहता है और ये करेंसी की वैल्यू को भी काफ़ी स्टेबलाइज करके रखता है। अगला इसका फंक्शन है बैंकर टू गवर्नमेंट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बैंकर की तरह, एजेंट की तरह या फिर एडवाइज़र की तरह भी काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए। कोई भी बिजनेस या गवर्नमेंट का कोई भी काम होता है तो सेंट्रल बैंक उनकी हेल्प वगैरह करता है, उनके अकाउंट को मेंटेन करने में हेल्प रखता है। रिसीप्ट्स वगैरह, पेमेंट्स वगैरह जो है वो एक्सेप्ट करता है, कोई भी बैंकिंग ऑपरेशंस है वो कंडक्ट करता है और लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड करता है। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, तो हमारी कंट्री में बहुत सारे कमर्शियल बैंक है तो उनको रेगुलेट करने के लिए भी, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी कोई ज़रूरी है। तो उसके लिए आरबीआई जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कमर्शियल बैंक को सुपरवाइज करता है अच्छे से। तो इसमें वो 3 काम करता है। कैश रिजर्व को मेंटेन करना, तो वो एक CRR कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करके रखता है कि कितना मनी सप्लाई कंट्री में चलेगा। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कि कमर्शियल बैंक अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम कुछ रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर पाता है तो वो सेंट्रल बैंक के पास हेल्प के लिए जा सकता है और वो उनको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियरिंग हाउस, तो सेंट्रल बैंक के पास सारे कमर्शियल बैंक के रिजर्व जो है वो अवेलेबल होते हैं, तो उनको उनके लिए वर्क करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। तो अगर कोई बैंक्स के बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई आपस में कमर्शियल बैंक के बीच में, तो सेंट्रल बैंक उनको भी आराम से सुपरवाइज कर सकता है। फिर जो लास्ट फंक्शन और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं कि जैसे मनी सप्लाई, जो हमारी इकॉनमी में एक पॉइंट पे कितना मनी सर्कुलेट हो रहा है उसको कंट्रोल करना वो सेंट्रल बैंक के हाथों में होता है। और वो उसको कैसे कंट्रोल करता है, तो उसके लिए कुछ कुछ इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहले है रेपो रेट। ये एक ऐसा रेट है जब सेंट्रल बैंक पैसे देगा कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म उनकी नीड्स के लिए। अगर रेपो रेट बढ़ जाता है, मतलब एक तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो बोरोइंग की कॉस्ट वगैरह बढ़ जाएगी। तो इस इस टाइम पर जो कमर्शियल बैंक है वो नहीं चाहेंगे कि वो लोन्स वगैरह ज़्यादा लें। वहीं अगर रेपो रेट कम हो जाएगा तो उसका इफेक्ट ऑपोजिट हो जाएगा। बैंक रेट, जैसे रेपो रेट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है तो बैंक रेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है। रिवर्स रेपो रेट, वही बताया कि अगर रेपो रेट कम हो जाएगा तो कमर्शियल बैंक्स और ज़्यादा बोरो करने के लिए सोचेंगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें बाइंग या सेलिंग होती है ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक। तो इसमें अगर सिक्योरिटीज को सेल करा जा रहा है तो इससे जो रिजर्व्स है कमर्शियल बैंक के वो रिड्यूस हो जाएंगे और क्रेडिट क्रिएट नहीं हो पाएगा, मींस मनी सप्लाई कम हो जाएगी। वहीं इसका ऑपोजिट, अगर सिक्योरिटीज को परचेज किया जा रहा है तो रिजर्व्स बढ़ जाएंगे और मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। अब LRR जो पहले बताया था, तो जितना भी लीगल रिजर्व रेशियो सेंट्रल बैंक ने सेट कर रखा है, कमर्शियल बैंक को उतना रिजर्व अपने पास, उतना डिपॉजिट का हिस्सा अपने पास एज अ रिजर्व के फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो ये उनको क्रेडिट क्रिएट करने की पावर को लिमिट कर सकता है या बढ़ा सकता है। कैश रिजर्व रेशियो, कि कितना मिनिमम परसेंटेज कमर्शियल बैंक को अपने रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास रखने हैं। अगर CRR इंक्रीज हो जाता है तो उससे क्रेडिट क्रिएशन की पावर लिमिट हो जाती है। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, ये कितना परसेंटेज ऑफ द रिजर्व्स कमर्शियल बैंक को खुद के पास रखने हैं उसको SLR बोलते हैं। अगर SLR बढ़ जाएगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर अगेंस्ट अ लोन।
तो इसका मतलब होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब कितना लोन दिया जा रहा है और उस जो सिक्योरिटी है उसकी वैल्यू कितनी है, उनके बीच के डिफरेंस को मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मार्जिन जो है गवर्नमेंट ने 40% फिक्स कर दिया है, तो कमर्शियल बैंक 60% ही ऑफर जो है वो एज अ सिक्योरिटी कर सकता है। अगर अगर मार्जिन बढ़ जाता है तो उससे मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, और अगर मार्जिन कम हो जाएगा तो उससे बोरोइंग बढ़ जाएगी, मींस मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। अब इसमें लास्ट टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक जो होता है वो एपेक इंस्टीट्यूशन होता है जो पूरी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को देता है, और कमर्शियल बैंक्स खुद के अलग अलग बैंक्स हैं जो प्रॉफिट्स के लिए और लोन्स वगैरह ग्रांट करते हैं। ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है, जबकि ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन नहीं होता है। ये जो होती है गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक को गवर्नमेंट ओन करता है, और ये प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक्स को ओन करते हैं। सेंट्रल बैंक पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए नहीं, जबकि कमर्शियल बैंक प्रॉफिट्स के लिए काम करते हैं। सेंट्रल बैंक ही इकलौता रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाता है नोट्स को, करेंसी को इशू करने के लिए, जबकि कमर्शियल बैंक के पास ये अथॉरिटी नहीं है। सेंट्रल बैंक डायरेक्टली सेंट्रल बैंक डायरेक्टली पब्लिक से डील नहीं करता, जबकि कमर्शियल बैंक डील करता है, हम बैंक्स वगैरह जा सकते हैं। पूरी कंट्री का एक लौता सेंट्रल बैंक जो है वो होता है, और कमर्शियल बैंक हमें बहुत सारे कंट्रीज में अलग अलग नाम से देखने को मिलते हैं, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, या और भी सारे बैंक जो है हो जाते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक बैंकिंग इकोनॉमिक्स का। थैंक यू।